आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। जय माता जी का नाम लेकर पहला सवाल आपके सामने आ गया है और पहले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देश में प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में की गई थी। आप लोगों को थोड़ा सा समय दिया जाएगा, इस टाइम में आपको क्या करना है, जवाब देना है। राम राम सर जी, राम राम जी, स्वागत है। यूवी सर जी करना हुआ क्लास सुबह राजस्थान जीके की नए जीके की क्लास होती है सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे या शाम को 4 बजे, इन दोनों में से एक टाइम फिक्स रहेगा। जो बच्चे ज्यादा जिस टाइम पर जुड़ेंगे उस टाइम पर क्लास हो जाएगी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करें, शेयर कर दिया करें क्लास को। इस क्लास को भी आप अपने सभी साथियों के साथ में जरूर शेयर कर दें, सब तक पहुंचा दें, ठीक है। रोम रोम सर जी, रोम रोम जी, सुरेश जी, स्वागत है आपका। जहां से भी जुड़े हो आप सबका स्वागत है। मोनिका यादव, शांतिलाल, साहवीर, निकुश ठाकर, मुंशी जी, मुंशी, मंजू, राधे, रामावतार, रामवीर, निखिल, किरण, आप सबका स्वागत है। जितने भी साथी आप जुड़े हो आप सबका स्वागत है। जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि देश में प्रथम पशु गणना कब करी गई थी, ये आपका सवाल है। तो आप कहोगे सर ये तो जब हम आजाद नहीं हुए थे 1920-21 में करी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देश के अंदर प्रथम बार जो पशु गणना है वो 1920 के अंदर करी गई थी। अब आप सबको ये पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है, पशु गणना करवाई जाती है। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद जो पशु गणना है वो कब हुई थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद वाली कमेंट बॉक्स में लिखो। यहां सवाल दूसरा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा पशुधन गणना करवाई जाती है। अब राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा विभाग है जो राजस्थान में पशुधन गणना करवाने का कार्य करता है, ये आपका सवाल है। लिखिए सारे बच्चे, लाइव चैट में एक्टिव हो जाना। तुक्का लगा सका गुरुजी, बिल्कुल ते तुक्का लगा सको, कोई टेंशन वाली बात को नहीं, ठीक है, ताकि थाना ओ बेरो चाल जाए कि तुक्का सही लागे कि गलत लागे है, ठीक है। चलो जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा राजस्व विभाग। ऑप्शन क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। राजस्व विभाग कहां पर है सर, राजस्व विभाग आपका है अजमेर के अंदर। राजस्थान राजस्व विभाग कहां पर है, अजमेर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना किस किस को पता है, 1 अप्रैल 1949 को, याद रखना स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1949 को स्थापना, 1 अप्रैल 1949 को इसकी क्या हुई स्थापना, जो पशुधन गणना का कार्य करवाता है। वेरी गुड, 1951 एक्यूरेट आंसर, बहुत बढ़िया। पशु गणना कितने वर्षों के बाद करवाई जाती है, ये आपका सवाल है। शायद मैंने इसका जवाब आप सबको दिया है। गुरुजी राम राम, नई कोचिंग मिल गई आज तो, अच्छा ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नए साथी हो तो क्लास को प्रॉपर तरीके से देखो, सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, मजा आएगा, बेहतरीन तैयारी होगी, एकदम जानदार शानदार वाली, ठीक है, क्योंकि ये धोरा क्लासेस परिवार ही आपका परिवार है। आप ऑप्शन क्या लिखोगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है जी, प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर पशु गणना होती है। राजस्थान में कौन करवाता है, राजस्व विभाग अजमेर करवाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई। प्रथम पशु गणना कब हुई, 1919-20 के अंदर हुई। स्वतंत्रता के बाद कब हुई, 1951 के अंदर हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन कितना है। 20वीं पशु गणना का आयोजन कब करवाया गया था, 2019 में, यानी 2018-19 के अंदर जो है ये जो गणना है ये करी गई थी। 19 में इसके जो आंकड़े हैं वो प्रेषित किए गए थे, आंकड़े जो है वो हमारे सामने रखे गए थे। लेकिन सवाल ये है कि 20वीं पशु गणना में कुल कितने पशुधन थे। और 20वीं से पहले अगर बात करें तो 20वीं से पहले जो पशु गणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, 19वीं पशु गणना। कौन सी, 19वीं पशु गणना, ठीक है। 19वीं जो पशु गणना हुई थी ना, इसके अंदर कुल पशुधन कितने थे, ये भी सवाल बनता है, ठीक है, ये भी सवाल बनता है कि कुल पशुधन 19वीं पशु गणना के अंदर कितने थे, ठीक है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में बताना है। 5.77 बिल्कुल सही होगा, किसका, 5.77 करोड़ जो है ना,
ये तो पशु कब थे भाई राजस्थान में, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, जरूर ध्यान रखना। ये पशु कब थे, इसका सवाल भी काफी बार आ गया है कि ये तो थे 2012 के अंदर, लेकिन जब 2019 में 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट आपके सामने आई तो 5.68 करोड़ राजस्थान में क्या थे, पशुधन। यानी ऑप्शन क्या कर दोगे, ऑप्शन 1 कर दोगे, ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से सवाल और बनता है भाई, सवाल क्या बनता है, सबने सही लिखा है, सबने सही लिखा, 5.68 करोड़ राजस्थान के अंदर 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुधन है। और सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा पशुधन अपना बकरी है। ठीक है, और बकरी के मामले में प्रथम स्थान पर राजस्थान। 19वीं जो पशु गणना थी उसमें 5.77 करोड़। देखो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, यानी जो 20वीं पशु गणना थी उसमें पशुधन में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। कमी को पूछेगा, 1.66% की कमी। कमी कितनी हुई थी, कमी हुई थी 1.66% की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। किसके मुकाबले, 2012 के मुकाबले, 2012 के मुकाबले 2019 की पशु गणना की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये भी सवाल बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, तीनों में से एक सवाल तो पक्का आपकी परीक्षा में फंसने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सेशन को आप सारे लोग शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो लाइक और शेयर कर दो सारे। ठीक है, ताकि अन्य साथी भी शामिल हो जाए। वेरी गुड, उम्मीद बहुत बढ़िया आंसर लिख रहा है। ठीक है, राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 की गणना में 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। तो ऐसे में आपको आंकड़ा बताना कब का है, 2019 वाला बताना। 2012 वाला लिख के दिया है 13.3 मिलियन। तो ये बताओ कि 2019 में जो गोवंश है वो राजस्थान में कितना था, ये आपका सवाल है। और सवाल ये भी है कि राजस्थान कौन से स्थान पर है, राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई, राजस्थान का स्थान कौन सा है, स्थान पूछेगा तो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। 2012 में कितने पशु थे, 13.3 मिलियन। अब बताना है कि 2019 में कितने बचे, 2019 के अंदर कितने बचे, ये आपको बताना है। वेरी गुड, 13.9 मिलियन। यानी क्या हो गई, सीधा सीधा क्या हो गई, बढ़ोतरी हुई है। यानी ऑप्शन क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अब जो बढ़ोतरी हुई है वो यहां पर बता दी, गोवंश में 4.41% की वृद्धि दर्ज करी गई है। वृद्धि कितनी दर्ज करी गई है, वृद्धि दर्ज करी गई है कितनी भाई, 4.41% की। सवाल 3 या 4 यहां से बन जाते हैं कि राजस्थान का गोवंश के मामले में स्थान कौन सा है, छठा स्थान है। 2012 में गोवंश कितना था, 13.3 मिलियन। फिर 2019 में कितना था, 13.9 मिलियन। फिर वृद्धि कितनी हुई, 4.41% की। ठीक है, इस तरह से सवाल आपको बना लेना है, एकदम मजा आ जाएगा, तैयारी में एकदम जान जो है वो आ जाएगी। अगला सवाल देखो जरा, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ये टॉपिक तो नहीं करवाया लेकिन सवाल आपके सामने आ गया है कि इनमें से असत्य मिलान कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो, बलदेव पशु मेला कहां लगता है, मेड़ता नागौर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला बाड़मेर के अंदर। कौन सा गलत है, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को राजस्थान के पशु मेलों के बारे में अच्छे से जानकारी है। लिखो सारे के सारे, छेलू सिंह, मुंशी, लक्ष्मी, वासुदेव, मनीष, गणेश, सुमन, मोनू। चलिए इसका बताइए फटाफट सारे, क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन क्या आ रहा है जी, ऑप्शन तो आ रहा है 4, यानी चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है भाई, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला गलत है। बताओ फटाफट कहां लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डी गलत है, झालावाड़ के अंदर लगता है। कहां पे लगता है जी, झालावाड़ के अंदर लगता है। कहां लगता है, झालावाड़ के अंदर लगता है चंद्रभागा पशु मेला। बाकी याद कर लेना, बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर लगता है। और चंद्रभागा कहां लगता है, झालावाड़ के अंदर लगता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन कौन सा। भाई सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो आपको बताना है कौन सा। हालांकि इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली है, किस किस का ध्यान था, जिसका ध्यान था वो बिल्कुल क्या दे देगा, सही उत्तर दे देगा, झालावाड़ झालरापाटन में। इसका बताइए सबसे ज्यादा पशुधन राजस्थान में कौन सा है।
वेरी गुड, सही उत्तर क्या करोगे भाई? ऑप्शन हो जाएगा जी बकरियां। सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या है? राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है जी? बकरियां हैं। तो ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन कर दोगे 4। अब देखो जी 2012 के अनुसार 2012 के अंदर जो बकरियों की संख्या कितनी थी? 21.67 मिलियन थी। ये एम का मतलब क्या है? मिलियन है। फिर बात करें 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर 20.84 मिलियन बकरियां बची। ठीक है, ये रिपोर्ट है। ये क्या है? पशु गणना है। ये पशु गणना हमें बताती है। ठीक है, पशु गणना हमें ये रिपोर्ट बताती है कि 2012 में 21.67 मिलियन, 2019 में 20.84 मिलियन। तो भाई कमी हुई कि वृद्धि हुई? पहले ये देखो आप लोग। सर राजस्थान पुलिस की रनिंग होगी या होगी ना 26 को? हाँ जी, अभी तक तो देखो यही है कि रनिंग आपकी हो जाएगी 26 से शुरू, क्योंकि अभी तक तो यही जानकारी है। 3.81% की कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? कमी जो है वो 3.81% की कमी हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बकरी क्या है? बकरी क्या है? प्रथम स्थान रखती है भाई, प्रथम स्थान पर। बकरी को क्या बोलते हैं? चलता फिरता फ्रीज बोलते हैं। चलता फिरता फ्रीज बोलते हैं। ठीक है, साथ में गरीब की गाय भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब की गाय बोलते हैं बकरी को। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सारी बातें हो गई क्या? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे ऊंची टॉलेस्ट भेड़ कौन सी है? सबसे ऊंची भेड़ आपको बतानी है कि भारत की सबसे ऊंची भेड़ कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्लोर, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी या मालपुरी, इनमें से आपको बताना है कि भारत की सबसे टॉलेस्ट भेड़ कौन सी है। वेरी गुड, ऑप्शन देखो। अगर नेलोर आप कह रहे हो ना तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर। देखो इसकी जो उत्पत्ति है ना, इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है जी? उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जिला है और उस जिले का नाम है नेल्लोर। क्या नाम है? नेल्लोर। नेल्लोर से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। ये जो भेड़ है ना, ये बकरी की तरह दिखती है। कैसी दिखती है? बकरी की तरह, बकरी की तरह दिखती है। ठीक है, दिखती है। और ये भेड़ किसके उत्पादन में अच्छी है? तो मांस उत्पादन में अच्छी है। ये मांस उत्पादन में क्या है? मांस उत्पादन में ये भेड़ अच्छी है। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको नेल्लोर के बारे में ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी की जो भेड़ है, मारवाड़ी नस्ल की जो भी चीजें है ना, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया पाई जाती है। क्षमता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा पाई जाती है। वेरी गुड, सबने बता दिया। मैं पाछी आ गई सर, पाछी आएगी क्लास में, कोई बात को नहीं, पढ़ाई करो फिर आगे। तो चरणोत्तर के नाम से कौन सी भेड़, भेद नहीं अभी भेड़ है यहाँ पे, कौन सी भेड़ को जाना जाता है भाई? चरणोत्तर कौन सी भेड़ को बोलते हैं? लिखो सारे, चरणोत्तर कौन सी भेड़ को बोलते हैं? चरणोत्तर, जिसकी उत्पत्ति उदयपुर क्षेत्र में हुई है। उत्पत्ति कहां हुई है इसकी? उत्पत्ति की बात करें तो उदयपुर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र में। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है विशेष तौर से कोटा, बूंदी, उदयपुर। कोटा, बूंदी, उदयपुर क्षेत्र के अंदर ये भेड़ आपकी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और ये ऐसी भेड़ है भाई जो गिर गाय की तरह दिखाई पड़ती है। किसकी तरह? गिर गाय की तरह दिखती है। ये जो भेड़ है ये गिर गाय की तरह दिखती है, गिर गाय की तरह दिखाई देती है, दिखती है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और भेड़ कौन सी हो जाएगी? भेड़ हो जाएगी जी सोनाड़ी। कौन सी हो जाएगी? सोनाड़ी, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सोनाड़ी हो जाएगा। कौन सी? सोनाड़ी। ठीक है, चलिए सर ये नंबर गलत कैसे लगा रहे हो? कौन से नंबर गलत लगा रहे हैं भाई? आगे बढ़ो जरा। एनबीएजीआर, एनबीएजीआर क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनबीएजीआर क्या है?
नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, के अनुसार भारत में भेड़ों की पंजीकृत नस्लें कितनी है? 10, 25, 33 या फिर 44? इसकी जो रिपोर्ट आई थी ये आई थी आपकी अप्रैल 2021 में। 1 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है, रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है, ठीक है, अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन क्या करोगे? 44 करोगे। ऑप्शन क्या कर दोगे? 4, 44 बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल नहीं, सॉरी 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल को क्या हुई थी? 15 अप्रैल 2021 को इसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? कौन सी भेड़ में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? ये आपका सवाल है, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ फटाफट क्या होगा सही आंसर। पाई कहां जाती है उससे समझ में आ सकता है आपको। इसका जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र से आपको पता चल जाएगा। ये पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। आप कहोगे सर मारवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन क्या कर दोगे? 4 कर दोगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजय ठाकरराम, राजस्थानी स्वैग, छेलू सिंह, हेमा, आप सबका स्वागत है, फटाफट उत्तर देते जाइए। भारत में सर्वाधिक संकरण कौन सी नस्ल में किया गया है? भाई संकरण जो है ना वो किस नस्ल से है? सबसे ज्यादा संकरण आपको बताना है कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक संकरण है ना वो कौन सी प्रजाति से किया गया है। भेड़ों के अंदर आपसे पूछा है, नेलोर, मेरिनो, लिंकन या साउथ डाउन में से आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, वेरी गुड। ऑप्शन क्या आ रहा है जी? ऑप्शन देखो, साउथ डाउन नहीं करना है, मेरिनो करना है। सबसे ज्यादा जो संकरण है वो मेरिनो नस्ल से किया गया है। मेरिनो कहां की भेड़ है? ठीक है, मेरिनो की उत्पत्ति कहां हुई है? स्पेन के अंदर हुई है। अब विश्व की सबसे बढ़िया भेड़, सबसे उत्तम भेड़ है, ठीक है। इसकी जो ऊन होती है ना, ऊन जो होती है, ऊन बहुत ज्यादा क्या होती है? मुलायम होती है। ऊन जो होती है वो सर्वोच्च किस्म की होती है और क्या होती है जी? मुलायम होती है, बढ़िया होती है, मेरिनो, ठीक है। भारत की मेरिनो बता दो फटाफट, भारत की मेरिनो बता दो सारे के सारे। भारत की मेरिनो किसको बोलते हैं? भारत की मेरिनो तो भाई चोकला है। कौन सी है? भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो क्या हो जाएगी? चोकला, ठीक है। चॉकलेट से चोकला याद रखना। सुपर डुपर हूं ताऊ। चलो, गिर गाय की नस्ल की उत्पत्ति कहां हुई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के अंदर? ये आपको बताना। गिर गाय की उत्पत्ति का क्षेत्र आपको बताना है, फटाफट लिखिए सारे। गिर गाय की उत्पत्ति कहां हुई है? चोकला, चोकला तो सही है, सोकला गलत है, चोकला नहीं है, ठीक है, चोकला सही है। लिखते जाओ, सारे के सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए, सारे लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पीछे की 7-8 क्लासों के क्वेश्चंस है, एकदम मिक्स है सारे, और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल है। यहां से 100% आपके पेपर में सवाल छपेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या लिख दोगे जी? गुजरात, गुजरात का गिर क्षेत्र जो है गुजरात के अंदर कहां से? गिर क्षेत्र से, गिर क्षेत्र गुजरात से क्या हुई है? गिर गाय की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन क्या कर दोगे? 1 कर दोगे, वेरी गुड, ठीक है। अन्य नाम इसका काठवाड़ी है ना। राजस्थान में गाय की किस नस्ल को रेंडा नाम से जाना जाता है? रेडा नाम से किस गाय को जाना जाता है? गिर गाय, साहिवाल गाय, थार पारकर या जाफराबादी? कौन सी गाय को रेडा नाम से जाना जाता है? गुजरात, एकदम सही सटीक आंसर, ठीक है भाई। इसका बताओ, अगला सवाल आ गया आपके सामने कि रेडा नाम से कौन सी गाय को जाना जाता है? ऑप्शन क्या करोगे?
अरे वाह, बहुत बढ़िया। गिर गाय, गिर गाय जो होती है ना, इसके जो कान है वो लटके हुए होते हैं, कान लटके हुए होते हैं, नंबर एक। इसके बाद में इसकी बात करें तो ये निंद्रालु होती है, निंद्रालु दिखती है। कैसी दिखती है? निंद्रालु दिखती है, ठीक है। यानी ये कैसी दिखाई देगी आपको? निंद्रा अवस्था के अंदर ये दिखाई देगी। इसका ललाट चौड़ा और उभरा हुआ होता है, ये पहचान है, ठीक है। ललाट चौड़ा उभरा हुआ, उभरा हुआ होता है, ये इसकी खास विशेषताएं हैं। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। साहीवाल गाय के अन्य नाम कौन से हैं? साहीवाल जो है ना, साहीवाल को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपका सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। लिखिए सारे, साहीवाल। साहीवाल की बात कर रहे हैं, फटाफट। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, इस कंजूस को लाइक का तो कर दो, शेयर कर दो, इतनी क्यों कंजूसाई कर रहे हो? अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सभी नामों से जानते हैं, मोंटगोमरी, लोला और मुल्तानी, इन सभी नाम से जाना जाता है। मोंटगोमरी से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। और ये उत्पत्ति कहां हुई इसकी? पाकिस्तान के अंदर हुई। कहां हुई? पाकिस्तान के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन क्या करेंगे? 4, यानी जो गाय साहीवाल है उसको मोंटगोमरी, लोला और मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, साहीवाल गाय का राजस्थान में विवरण क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। भाई साहीवाल गाय राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? राजस्थान के अंदर मुख्य क्षेत्र इसका आपको बताना है। सारे बच्चे आंसर लिखो। जानदार सवाल है, शानदार क्लास है, और पीछे की 8 क्लासों का निचोड़ आपको मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर आपका टेस्ट इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। पाक बिल्कुल सही है, ओरिजिनल ओरिजिन जो है इसका पाक से हुआ है। राजस्थान में बताओ सर्वाधिक कहां पाई जाती है? वेरी गुड, राजस्थान के अंदर कहोगे सर, ये पाई जाती है गंगानगर के अंदर सर्वाधिक। सबसे पहले किसका नंबर आता है? गंगानगर। उसके बाद में हनुमानगढ़ के अंदर, आगे ये कुछ क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। पता है ना इसको क्या बोलते हैं? लोला। लोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो चमड़ी है ना, लोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी चमड़ी लटकी हुई रहती है, चमड़ी लटकी हुई होती है, लटकी हुई होती है, इसलिए इसको लोला बोलते हैं। ये क्या है? डेयरी नस्ल है, ये डेयरी नस्ल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति अभी बता दी, मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसमें विकसित हुई होती है, ये जरूर ध्यान रखना, विकसित हुई का सवाल पूछ लेगा आपसे। विकसित इसमें क्या होती है? थुई होती है, विकसित हुई होती है। अगला सवाल देखिए जरा, रेड सिंधी गाय की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? रेड सिंधी जो गाय है ना, इसकी उत्पत्ति आपको बताना है कहां से हुई है। राजस्थान में, भारत में, पंजाब में पाई जाए। पंजाब में, राजस्थान में गंगानगर के अंदर, ठीक है। भारत में पंजाब में, राजस्थान में गंगानगर में साहीवाल जो है पाई जाती है, जिसको लोला भी बोलते हैं और मोंटगोमरी भी बोलते हैं। लेकिन सवाल आगे आ गया, रेड सिंधी। हैप्पी नवरात्रि सर, आपको भी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। सही उत्तर करेंगे पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में, और भारत के अंदर ये हैदराबाद क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। भारत के कराची और भारत के सॉरी पाकिस्तान के कराची और भारत के हैदराबाद के अंदर ये आपकी पाई जाती है। ये बड़े डेयरी फार्मों की नस्ल है, ये बड़े डेयरी फार्मों में पाई जाती है। बड़े जो डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म जो है उनके अंदर ये नस्ल जो है आपकी पाई जाती है, ठीक है। रेड सिंधी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको माही रेड भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम जरूर ध्यान रखना, माही रेड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। माही रेड भी इसको बोला जाता है। उत्पत्ति पाकिस्तान के कराची से उसकी हुई है। अगला सवाल देखिए, एनडीआरआई, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? एनडीआरआई बताना है कहां पर है भाई। एनडीआरआई का सवाल आपसे पूछा गया है, एनडीआरआई का सवाल पूछा। फटाफट लिखिए, सारे लोग जितने भी जुड़े हो सारे के सारे आंसर लिख दो। एक बार क्लास को अपने स्टेटस पे लगा दो, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हो स्टेटस पे लगा दो फटाफट, ठीक है।
लिखो सारे। कौन सी जगह पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेरी गुड। ऑप्शन क्या कर दोगे जी? ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कहां पर है? करनाल के अंदर है। ठीक है, हरियाणा करनाल के अंदर जो है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1923 करनाल के अंदर स्थापना हुई है। कहां पर? करनाल के अंदर। ठीक है, 1923 के अंदर, ध्यान रखना 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस गाय के शरीर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? गाय की नस्ल बताना। बकरी और भेड़ दोनों मारवाड़ी, आप सबको पता होना चाहिए। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ बकरी में सर्वाधिक एंटीबॉडी पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। गाय की वो नस्ल बताओ जिसमें सर्वाधिक क्या है? एंटीबॉडी पाई जाती है। तो गाय वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसको सफेद सिंधी भी बोलते हैं ना, सफेद सिंधी भी बोलते हैं। ऑप्शन थार पारकर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, थार पारकर। ठीक है, इसको बोलते हैं सफेद सिंधी नस्ल। सफेद सिंधी नस्ल कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी भी? पाकिस्तान। पाकिस्तान से थार को पार करके आ गई, थार पार कर, जिसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। भूरी सिंधी बोलते हैं भाई, थारी भी बोलते हैं, मालानी भी बोलते हैं, मालानी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट इसका उत्तर लिखिए, क्या होगा? क्या पूछा गया है? भैंस पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भाई भैंसों के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहां पर पाई जाती है? जयपुर के अंदर पाई जाती है। दूध उत्पादन भी सर्वाधिक कहां पर होता है? दूध उत्पादन वाला जिला, दूध उत्पादन वाला जिला प्रथम स्थान पर कौन सा है? ये बताओ फटाफट सारे। दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक भैंस पाई जाती है किसमें? जयपुर में। ठीक है, भाई यूपी प्रथम स्थान पर है। प्रथम पर कौन सा है? ले लो, प्रथम का डाउट क्लियर आपका। प्रथम पर है यूपी, प्रथम पर है यूपी। और द्वितीय पर यानी सेकंड पर कौन है? सेकंड पर अपना राजस्थान है। सर्वाधिक दूध उत्पादन भी कहां पर होता है? जयपुर में होता है। सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है? जयपुर के अंदर पाई जाती है। भैंसों की कुल कितनी नस्लें हैं ये आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? एनबीएजीआर के अनुसार, एनबीएजीआर के अनुसार पूछेगा कि भैंसों की कितनी नस्लें हैं, 15 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा तो कितनी? 17 नस्लें बताओगे। ठीक है, कितनी नस्लें हैं? नस्लें पूछेगा तो कितनी बता दोगे? 17 नस्लें बता दोगे। ठीक है, दूसरे स्थान पर, वेरी गुड, सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, गुड। अगला सवाल, दूध में राजस्थान 1 नंबर पर। विश्व में सर्वाधिक भैंसों का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन से देश का है? देश बताओ कि विश्व में सर्वाधिक भैंस का दूध उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? भैंसों का सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है? क्या हो जाएगा? भैंसों से सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है जी भारत के अंदर, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे? 4, क्योंकि भैंसों की जो संख्या है वो सर्वाधिक कहां पर है? भारत के अंदर है। सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। भारत में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत भैंस पाई जाती है ये बताओ जरा। सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में भैंसें पाई जाती है, और भारत के अंदर पूछे तो क्या बताओगे? भारत में पूछेगा कि भारत के अंदर कुल कितने प्रतिशत भैंसें विश्व की पाई जाती है, ये आपका सवाल है, तो आप क्या कह दोगे? 54%। ऑप्शन क्या कर दोगे? 4। आपको पता होना चाहिए विश्व की, एशिया के अंदर जो है 95% भैंसें पाई जाती है, भैंस पाई जाती है। ठीक है,
पाई जाती है, और उनमें से 54% भारत के अंदर पाई जाती है अकेले में। अगला सवाल, रिवर भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? रिवर भैंस, दो प्रकार की भैंसों की प्रजातियों को क्या किया गया है? बांटा गया है। एक तो स्वैम्प और एक रिवर, दो प्रजातियां, दो नस्लें बड़े स्तर पर। एक तो है आपकी रिवर और एक है आपकी स्वैम्प। स्वैम्प, ये दो क्या है? दो जातियां कह लो भैंसों की, या नस्लें कह लो। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? गुणसूत्र का डिफरेंस है। ये जो स्वैम्प है इसके अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि जो रिवर है उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? रिवर का आपको बताना है। देखता हूं कौन कौन सही उत्तर लिखता है। वेरी गुड, अरे वाह भाई वाह। ऑप्शन क्या हो गया? 4। यानी इसके अंदर कितने गुणसूत्र है? 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी पीछे की जिसने सारी क्लासें देखी है उसका तो एक भी गलत नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? बताओ जरा कमेंट करके। नहीं हो रहा है ना? पीछे की क्लासें जिन्होंने देखी है उनका गलत नहीं हो रहा है। मुर्रा नस्ल की भैंस का अन्य और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। दिल्ली बफेलो, कुंडी, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। मुर्रा नस्ल की बात की जा रही है कि मुर्रा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुर्रा जो है ना, ये आपकी जो नस्ल है ये राजस्थान के अंदर अलवर भरतपुर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अलवर और भरतपुर के अंदर जो है ये आपकी नस्ल राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और वैसे ये दिल्ली, हिसार, जिंद, रोहतक में पाई जाती है। भारत के अंदर बात करें तो ये दिल्ली में, हिसार में, दिल्ली, हिसार और जिंद आदि जिलों के अंदर पाई जाती है। इसका अन्य नाम बताओ फटाफट, क्या करोगे आप लोग? 1 व 2 दोनों हो जाएंगे गुरुजी, दोनों हो जाएंगे तो बिल्कुल सही। इसको कुंडी भी बोलते हैं और दिल्ली बफेलो भी बोलते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस को। वेरी गुड, अगर आपने ये सोचा है या लिखा है तो बिल्कुल आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए जरा। अगला सवाल देखिए, एक से बढ़कर एक सवाल आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। कंप्लीट आपका 8 क्लासों का टेस्ट चल रहा है। भैंस की भारत में सबसे अच्छी दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? सबसे अच्छी जो है भैंस की दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? नीली रावी, मुर्रा, जाफराबादी या रिवर? बताओ जी। रिवर तो बड़े पैमाने पर, रिवर और स्वैम्प तो दो जो भैंस है उनकी जातियां बताई गई जिनमें गुणसूत्र का डिफरेंस है। रिवर में 50 और स्वैम्प में 48 गुणसूत्र होते हैं। भारत के अंदर देखें तो भारत में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, ये आपका सवाल है। वेरी गुड, देखो मुर्रा है। मुर्रा के बारे में और भी सवाल बनता है। ठीक है, मुर्रा जो है, मुर्रा के दूध में वसा जो है ना, वसा कितनी पाई जाती है? वसा पाई जाती है 7%। अच्छा ये बताओ, सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक वसा लगभग आप बात करें तो 8 से लेकर 13%। सर्वाधिक वसा 8 से 13% किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है? किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है? यह सवाल है, बताओ किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है? यह सवाल है, इसका उत्तर लिखना है आप सबको। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट लिखो सारे। भदावरी करना है, इसमें क्या करना है? भदावरी करना है। क्या हो जाएगा उत्तर? भदावरी। मुर्रा सबसे बेहतरीन नस्ल, वसा का प्रतिशत इसमें क्या रहता है? 7 रहता है। मुर्रा का जो रंग है वो जेड ब्लैक यानी काले रंग की होती है। ये काले रंग की ये होती है भैंस मुर्रा। ठीक है, और काले में शाही कलर आप कह सकते हो। काले में शाही कलर आप कह सकते हो। बिल्कुल, सर्वाधिक 8 से लेकर 13% वसा किसमें पाई जाती है? भदावरी में पाई जाती है। भदावरी भैंस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, भदावरी भैंस में पाई जाती है। ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े जी, अगला सवाल देखिए। नीली रावी निम्नलिखित में से राजस्थान में कहां पर देखने को मिलती है? भाई राजस्थान के अंदर बताना है कि जो नीली रावी भैंस है ये कहां पर देखने को मिलती है। चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर, उदयपुर और जोधपुर में से आपको उत्तर बताना है। लिखिए सारे, और अगर मजा आ रहा है टेस्ट में तो एक बार फटाफट सारे जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक मार दो, और फटाफट कमेंट बॉक्स में यस लिख दो लाइव चैट के अंदर कि सर मजा आ रहा है टेस्ट में और बेहतरीन ये क्लास आपको लग रही है। तो एक बार आप क्लास को शेयर कर दो। ठीक है,
मुर्रा के ही होते हैं, सींग गोल, खुंडी होते हैं, खुंडी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मुर्रा नस्ल के। इसके बताओ। मेरी आईडी जगदीश भामू। आईडी बांटना आया होगे, आईडी बांटना आया हो बट, या क्लास में पढ़ना आया हो? उल्टा सीधा काम करवा लाग जाओ हैं। ऑप्शन क्या करोगे? गंगानगर, हनुमानगढ़ है। अरे गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो नीली रावी है ना, इसको पंच कल्याणी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंच कल्याणी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके दूध के अंदर जो वसा है ना, वो कितने प्रतिशत? 4% पाई जाती है। वसा जो है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 4% पाई जाती है। और मुर्रा के बाद दूसरे स्थान पर है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखना दूध के मामले में। मुर्रा के बाद ये सेकंड डेयरी नस्ल है। सेकंड क्या है? ये डेयरी नस्ल है, दूसरी डेयरी नस्ल है। पंच कल्याणी इसको बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा नाम क्या है? पंच कल्याणी। कहाँ मिलती है? ये सर्वाधिक मिलती है जी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर मिलती है दूसरी डेयरी नस्ल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केकड़ी संघ इतने सारे कमेंट करेगा तो मैं फिर ब्लॉक करवा दूंगा भाई, ऐसे मत करो, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल, जाफराबादी भैंस की नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है? जाफराबादी की उत्पत्ति बताओ फटाफट, सारे लोग लिखो। जाफराबादी की उत्पत्ति कहां से हुई है? जाफराबादी की उत्पत्ति हुई है भाई काठियावाड़ से, ठीक है, काठियावाड़ से। इसको तो काठियावाड़ी भी बोला जा सकता है, ठीक है, जाफराबादी काठियावाड़ी भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? काठियावाड़। काठियावाड़ कहां पर है? सबको पता होना चाहिए, गुजरात के अंदर। ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन कर दोगे जी 3। 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका शरीर क्या होता है? मोटा शरीर होता है। इसका मोटा और भारी शरीर होता है, मोटा व भारी शरीर वाली ये नस्ल है। भारी शरीर वाली क्या है? ये नस्ल है, ठीक है। एक सवाल आपका पक्का बनेगा किससे? दूध के अंदर वसा किसमें कितनी पाई जाती है? इसमें 9 से 10% पाई जाती है। 9 से 10% इसके दूध के अंदर क्या पाई जाती है? वसा। तो ये 3-4 बातें आपको इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखो जरा, निम्नलिखित में से किस भैंस के अन्य नाम चारोत्री, नणियादी आते हैं? चारोत्री या नणियादी भी आते हैं, ऐसी आपको क्या बताना है? भैंस की नस्ल बताना है जिसके 2 अन्य नाम चारोत्री या नणियादी आते हैं। कौन सी भैंस है जिसके 2 नाम अन्य आते हैं? चारोत्री और नणियादी। ये उदयपुर, राजस्थान के अंदर उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है, उदयपुर के अंदर ये पाई जाती है, राजस्थान के अंदर। रंग कैसा होता है जी? रंग इसका भूरा होता है, यानी ये भूरे रंग की क्या है? ये भूरे रंग की आपकी क्या है? भैंस है, ठीक है, उदयपुर के अंदर पाई जाती है। आंख के बाहर सफेद बाल होते हैं इसके, आंखों के बाल इसके क्या होते हैं? सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। सुरती बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। सुरती को बोलते हैं, नणियादी भी बोलते हैं, चारोत्री भी बोलते हैं। उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है? अरे गुजरात से ही उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति स्थान पूछे तो कहां से हुई है? उत्पत्ति पूछे तो क्या लिख दोगे? उत्पत्ति लिखोगे गुजरात से, ठीक है, गुजरात से इस भैंस की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था? सबसे पहली बार भारत के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था, कृत्रिम गर्भाधान का पार्ट ए में आपको करवा चुका हूं, यानी ए क्लास अपनी आ चुकी है। कल आपको बी क्लास मिलेगी जिसमें हम कृत्रिम गर्भाधान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे एकदम अच्छे से, सरल भाषा के अंदर, एक भी सवाल वहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कल हमने इसके बारे में बात करी थी, वीर्य एकत्रीकरण कैसे किया जाता है, वीर्य एकत्रण में कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती है, वीर्य के साथ में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, वीर्य को कौन से टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठीक है, ये सारी बातें करी थी। और कल हम कृत्रिम गर्भाधान इस सेकंड क्लास में डिटेल से इसको पढ़ लेंगे। आज आपसे पूछा है कि कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था, ये आपका सवाल है। डॉक्टर संपत कुमार के निर्देशन में किया गया था। कब किया गया था, ये सवाल बताना है। 1939, 39 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। कौन?
डॉक्टर संपत, याद रखना, डॉक्टर संपत कुमार के नेतृत्व में। कहां पर? मैसूर पैलेस में, मैसूर पैलेस में, मैसूर पैलेस के अंदर सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान भारत के अंदर करवाया गया था। राज्य में सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है? ये आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है। कौन सा पशुधन सर्वाधिक पाया जाता है? आई एम ऑल्सो फ्रॉम भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से आए हो, स्वागत है। जहां से भी आप जुड़े हो राजस्थान में या भारत से, आप सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा सही आंसर? देखो सही आंसर की बात करें तो आप सब कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। बिल्कुल, अगर ऑप्शन आप कह रहे हो बी बकरी, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बकरी पालन के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है? बकरी पाया जाता है। अच्छा मुझे यह बताइए कि बकरी पालन सर्वाधिक कहां पर होता है, कौन से जिले में होता है? अगर राजस्थान की बात करें तो आप क्या बताओगे? राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। कहां पर होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। आप फटाफट लिखते जाइए। 2012 के अंदर कितनी बकरियां थी और 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसके अंदर बकरियों की संख्या कितनी थी? मैं पूरी प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, फटाफट आपको लिखते जाना है। 2012 का बताना है पहले आपको। 21.67, वेरी गुड, 21.67 मिलियन जो बकरियां थी वो कब थी? वो 2012 में थी। 2019 में 20.84 मिलियन बकरियां रही। ठीक है, इस प्रकार बकरियों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई या कमी हुई? सर वृद्धि कैसे हुई? कमी हुई। और कितनी? 3.81% की कमी। कमी कितनी हुई? 3.81% की क्या हुई? कमी हुई बकरियों के अंदर। ठीक है, बकरी पालन के अंदर। 20.84 मिलियन राजस्थान बाड़मेर, वेरी गुड। और सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। सबसे कम कहां पर है? सबसे कम बकरियां कहां पर है? धौलपुर के अंदर है, वेरी गुड। तो बकरियों के बारे में सारे जो फैक्ट है वो आपके सामने आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। याद करने का तरीका चल रहा है, साथ साथ में याद करते जाओ, याद होते जाएंगे, देखते जाओगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। अगला सवाल आ गया है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है जो सर्वाधिक दूध देती है? लिखते जाओ, छापते जाओ, जितनी चीजें आपको पता है सारी की सारी आप लाइव चैट के अंदर लिखते जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको याद होता रहे। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बताना है। सबसे कम धौलपुर, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक बाड़मेर, बिल्कुल सही है। 20.84 मिलियन 2019 की 20वीं पशु गणना के अंदर बकरियों की संख्या थी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बताइए सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है जो 2 से 3 लीटर दूध देती है? भरतपुर धौलपुर के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। इसका दूध जो है वो 2 से लेकर 3 लीटर दूध का ये उत्पादन करती है। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सर्वाधिक भरतपुर और धौलपुर के अंदर पाई जाती है। भरतपुर धौलपुर के अंदर जमुनापुरी आपको बकरी मिलती है। उत्पत्ति कहां से हुई? तो जमुना और चंबल का तट, यूपी इटावा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति की बात करें तो यूपी के अंदर जो है इटावा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, जमुना चंबल का तट जो तट है यहां से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। ठीक है, सर्वाधिक दूध देती है 2 से 3 लीटर। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, भरतपुर धौलपुर कोटा इन क्षेत्रों में सबसे भारी जमुनापुरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए जरा, बकरी की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? बकरी और भैंस का आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बकरी कि कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? कितने प्रतिशत? 5% तक पाई जाती है, ऐसी आपको बताना है। भैंस की आप सबको पता होनी चाहिए, भैंस की नस्ल कौन सी है? भदावरी नस्ल। भैंस की बात करें तो भैंस की जो भदावरी नस्ल है, भदावरी, इसके दूध के अंदर 8 से लेकर 13% तक जो है सर्वाधिक वसा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ये तो भैंस की बात होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं बकरी की। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में 5% तक सर्वाधिक वसा जो है वो पाई जाती है? बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 1, बारबरी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। यानी बारबरी के दूध के अंदर सर्वाधिक वसा 5% तक पाई जाती है। ये भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर, माधोपुर क्षेत्र के अंदर ये
पाई जाती है। ठीक है, ये 2 जगह आपको राजस्थान में याद रखना है। भदावरी बिल्कुल हो जाएगा आपका भैंस, और बकरी में कौन सा करोगे, बकरी में आपका हो जाएगा बिल्कुल बारबरी। ठीक है, सिटी ब्रीड इसको बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, सिटी ब्रीड बोला जाता है इसको, सिटी ब्रीड। सिटी ब्रीड क्यों बोला जाता है, सिटी ब्रीड क्यों बोला जाता है, सिटी ब्रीड भी है और ये बोनी नस्ल भी है, बोनी नस्ल भी इसको बोला जाता है। ये जो है ये एक स्थान पर इसको पाला जा सकता है, यानी एक स्थान पर रखकर भी इसको पाला जा सकता है। यानी ये जो नस्ल है ये ऐसी नस्ल है जो खूंटे पर रहकर भी जो है इसका पालन पोषण किया जा सकता है, यानी खूंटे पर बंदी रहकर भी ये नस्ल जो है वो आपको दूध दे सकती है। और मांस भी इसका बढ़िया किस्म का होता है, मांस उत्पत्ति के अंदर भी ये, मांस उत्पादन के अंदर भी ये अच्छी नस्ल है। ठीक है, मांस उत्पादन के अंदर भी क्या है, आपकी अच्छी नस्ल है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 5% वसा पाई जाती है, 5% सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ठीक है, हिरण के जैसे इसके क्या होते हैं, कान होते हैं हिरण के जैसे। हाँ, बराबर शहर है अफ्रीका का, अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उत्पत्ति जो है ना, इसकी उत्पत्ति की बात करें ना तो अफ्रीका से, अफ्रीका के अंदर बारबरा शहर है, बारबरा शहर से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। इसके कान जो होते हैं ना, कान वो हिरण के जैसे होते हैं, कान जो है वो हिरण के समान होते हैं, हिरण के समान इसके क्या होते हैं, कान होते हैं। ये इस बकरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। राजस्थान की मेरिनो कौन सी भेड़ की नस्ल को बोला जाता है, राजस्थान की मेरिनो किसको बोला जाता है, मेरिनो की जो उत्पत्ति है, मेरिनो नस्ल की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई, इसकी उत्पत्ति हुई स्पेन शहर से। ठीक है, ये मुख्यतः मूलतः ये कहां की है, ये स्पेन की है मेरिनो। लेकिन राजस्थान की मेरिनो किसको बोला जाता है, ये आपका सवाल आया है। ठीक है, ये तो सब बताओगे, मुझे लगता है किसी का गलत नहीं होगा। सर चोकला कर दो, चोकला। चोकला कहां पाई जाती है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर्वाधिक, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू, सीकर, बीकानेर का कुछ क्षेत्र जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम इसको शेखावाटी भी बोलते हैं, शेखावाटी भी बोलते हैं, और साथ में इसको क्या बोलते हैं, इसको छापर नस्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छापर नस्ल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, चोकला लिख दिया सबने, एक्सीलेंट, परफेक्ट। आगे देखिए अगला सवाल। एनबीएजीआर के अनुसार गोवंश की कितनी नस्लें भारत में पाई जाती है, एनबीएजीआर के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार बताना है। एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च के द्वारा जो गोवंश की नस्लें भारत में बताई गई है वो कितनी नस्लें हैं, ये आपका सवाल है। 15 अप्रैल 2021 को इसने आंकड़े जारी किए थे, 15 अप्रैल 2021 को इसने क्या किए थे, आंकड़े जारी किए थे। और इन आंकड़ों के अनुसार कितनी गोवंश की भारत के अंदर कुल नस्लें पाई जाती है, तो गोवंश की कितनी बता दोगे, 50 नस्लें, 50 नस्लें। ठीक है, ऑप्शन क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, 50 नस्लें। आगे देखिए, गाय की कौन सी नस्ल को रेंडा या रेंडा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रेंडा नाम से भी जाना जाता है। ऐसी नस्ल बताओ गोवंश की जिसको रेंडा के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं चाहूंगा सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर मजा आ रहा है इस टेस्ट के अंदर तो आप सबके साथ में जरूर इसको शेयर कर दें। ठीक है, 53 नस्लें राइट है। अब 53, कुछ जगह 53 और कुछ जगह 50 मिल रहा, दोनों आंकड़ों के अंदर जो है डिफरेंशिएट करवा के आपको बता देंगे। ठीक है, राम सर जी, ऐप पर पशु परिचर वाले बैच में आर्ट एंड कल्चर 50 जिलों के हिसाब से पढ़ा रहे हो क्या, हाँ जी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, 50 जिलों के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से जो नया जीके है वो आपका चल रहा है। ठीक है, चलो 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 बताओ इसका
रेडा के नाम से कौन सी नस्ल को जानते हैं? गिर को ऑप्शन क्या कर दोगे? अरे गिर, गिर की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? गिर के जंगल कहां पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर क्या है? गिर के जंगलों से है। गिर के जंगलों से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। गिर गाय की उत्पत्ति हुई है गिर के जंगलों से। राठी नहीं होगा भैया, गिर करना है, ठीक है। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर में, राजस्थान के अंदर ये कहां पाई जाती है? राजस्थान के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। उदयपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? गिर गाय की कौन सी नस्ल है? गिर नस्ल है। 2000 से 2500 लीटर मिल्क उत्पादन होता है इसका। 2000 से 2500 प्रति ब्यात, इसका क्या होता है? दूध का इसका उत्पादन होता है, ठीक है। एक इसके बारे में, इसका लैक्टेशन पीरियड याद रखना 325 दिन होता है। ये पूछ लेगा आपसे, लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड कितना होता है? लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 325 दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना। देसी नस्लों के अंदर ये सर्वाधिक होता है। देसी नस्लों में सर्वाधिक ये क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। और क्या खासियत है? ये निंद्रालु अवस्था में रहती है। इसकी जो आंखें है ना, आंखें जो है ना, ये आपको निंद्रालु अवस्था में मिलेगी। आंखें इसकी निंद्रालु अवस्था में रहती है। निंद्रालु अवस्था के अंदर इसकी क्या मिलेगी? आपको आंखें मिलेगी, ठीक है। ये आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। आगे देखिए, गाय की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? सर्वाधिक एंटीबॉडी कौन सी गाय की नस्ल में पाई जाती है? ऐसी गाय की नस्ल जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। लिखिए फटाफट सारे लोग। कृष, अखिल, अच्छू, जाट, आरती, पप्पू, गौरव। चलिए, जितने साथी जुड़े हो सारे के सारे आप लिखते जाओ, है ना। थ्योरी वाले सेशन में लिखना नहीं पड़ता है आपको, आप सीधा देखते रहते हो। लाइव चैट एकदम ठंडा रहता है, लेकिन अभी लाइव चैट की रेलगाड़ी बना के रखो आप, ठीक है। बेहतरीन तरीके से लिखते जाओ। ऑप्शन क्या करोगे? थार पारकर बिल्कुल सही है। सफेद सिंधी, भूरी सिंधी इसको बोला जाता है। मालानी भी बोला जाता है, सफेद सिंधी बोला जाता है, सफेद सिंधी बोला जाता है, भूरी सिंधी बोला जाता है, भूरी सिंधी बोला जाता है। और कहां से उत्पत्ति हुई है? पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से थार पार करके आई और नस्ल का नाम क्या रखा? थार पारकर नस्ल, ठीक है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है। पाकिस्तान का जो प्रांत है सिंध प्रांत से, सिंध प्रांत से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। सिंध प्रांत से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में और बताइए, लिखते जाइए फटाफट। नींद लेने से काम नहीं चलेगा, लोग आगे निकल जाएंगे जब आप नींद लेोगे तो, ठीक है। और एक अच्छी विशेषता क्या है इसकी? ये त्वचा का रंग बदल सकती है, ठीक है। त्वचा का रंग बदल सकती है, ठीक है। रंग बदलने की क्षमता होती है इस भैंस के अंदर। ये बड़ी इसकी क्या है? अलग एकदम डिफरेंट खासियत है कि ये त्वचा का क्या बदल सकती है? रंग बदल सकती है। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में, ठीक है। वही पाकिस्तान बॉर्डर वाला क्षेत्र। राजस्थान में जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? जोधपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। यह राजस्थान का इसका क्या है? क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को बोला जाता है? कामधेनु बताना है। राजस्थान में कामधेनु कौन सी नस्ल को बोला जाता है? लिखते जाइए सारे साथी। कामधेनु कौन सी नस्ल को बोला जाता है? छोटा, ललाट, आकार मध्यम, क्या? राठी नस्ल, ठीक है। छोटे आकार की है। छोटा क्या होता है? इसका आकार होता है। मध्यम आकार की ये होती है, ना ये छोटी होती है एकदम, ना ये बहुत बड़ी होती है, राठी। और सर्वाधिक कहां पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़
और बीकानेर क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। सर्वाधिक ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। उत्पत्ति कहां, उत्पत्ति माना जाता है इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है बीकानेर लूणकरणसर, ठीक है, बीकानेर का लूणकरणसर क्षेत्र, ठीक है, लूणकरणसर क्षेत्र से इस गाय की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान की क्या बोलते हैं इसको, कामधेनु बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे अच्छी दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। दूध उत्पादन वाली, सबसे अच्छी दूध उत्पादन वाली नस्ल पूछिए आपसे और भैंस की नस्ल बताना है, ठीक है। लिखते जाइए ना, सारे बच्चे कमेंट करते जाए साथ साथ में, है ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए बेहतरीन वाली, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, साथ में लिखते जाओ। गुरुजी तुक्को लगा सका, तुक्को लगा सको, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है, तुक्को लगा सको, कोई दिक्कत को नहीं। चलिए, क्या हो जाएगा इसका, भैंस की नस्ल बताना है, ऑप्शन क्या करोगे। कमेंट बंद हो गई इसके अंदर। मुर्रा नस्ल, वेरी गुड, मुर्रा नस्ल, ऑप्शन क्या कर दोगे, एक कर दोगे। मुर्रा नस्ल जो है वो भैंस की ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक क्या करती है, दूध का उत्पादन, ठीक है। उत्पत्ति यूपी के आगरा और एमपी के ग्वालियर से। उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति यूपी एमपी, ठीक है। यूपी में बात करें तो आगरा क्षेत्र और एमपी की बात करें तो ग्वालियर क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। मुर्रा राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है, मुर्रा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पाई जाती है, मुर्रा भरतपुर धौलपुर में। राजस्थान के अंदर बात करें तो ये भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र के अंदर ये सर्वाधिक देखने को मिलती है, ठीक है। दूध उत्पादन में बढ़िया है, ठीक है। तांबे रंग की भैंस होती है, तांबे या बादाम रंग की भैंस होती है, ठीक है, लिख लो, तांबे या बादाम रंग की, बादाम रंग की ये क्या होती है, नस्ल होती है भैंस की, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। वसा बताना है सर्वाधिक, मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी और जाफराबादी। सर्वाधिक वसा का प्रतिशत आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, वसा का प्रतिशत पूछेगा तो क्या बताओगे, कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या लिखोगे, ऑप्शन भदावरी नस्ल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा जी। भदावरी नस्ल जो है इसके दूध में सर्वाधिक वसा, वसा कितनी पाई जाती है इसके दूध में, वसा जो है और थोड़ा वो डिफरेंस मिलेगा आपको आंकड़ों के अंदर, 8 से 13%, ठीक है, 7 से 14%, इस प्रकार से आंकड़े मिलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना अधिकतम जो वसा है वो इसी भैंस के दूध में होती है और प्रति ब्यांत इसके दूध का उत्पादन 1100 से 1400 लीटर होता है, 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यांत ये दूध देती है, लीटर इसके दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। भदावरी नस्ल, भदावरी नस्ल, भूरी नस्ल, भदावरी नस्ल, भूरी नस्ल, भूरी नस्ल इसको कह सकते हैं रंग से। अगला सवाल, सिंधी और अरबी नस्लों के संकरण से घोड़े की कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हुई है। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधी और अरबी नस्लों के संकरण से जो घोड़े की उत्पत्ति हुई है वो कौन सी नस्ल है। काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालानी या मणिपुरी, इनमें से आपको बताना है क्या होगा। वेरी गुड, 13% फैट, 1100 से 1400 लीटर मिल्क, बहुत बढ़िया। इसका लिखो क्या होगा, कोई ना ब्याह बाद सिखा दिशु, अच्छा दूध धुणु सिखा हुआ है ओके। इसकी बताओ, सिंधी और अरबी नस्लों के संकलन से घोड़े की कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन क्या करोगे, बाड़मेर जिले के गुड्डा मालानी क्षेत्र से मालानी नस्ल का घोड़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही है। कहां से उत्पत्ति हुई, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में जो गुड्डा मालानी क्षेत्र है
गुड्डा मालानी क्षेत्र से इसकी क्या हुई है, इस घोड़े की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हाइट अच्छी होती है, ठीक है, कदकाठी अच्छी होती है, गर्दन लंबी होती है, ठीक है, अच्छी हाइट होती है, ठीक है, और ये हष्ट पुष्ट ऊंचाई वाला घोड़ा है आपका। ठीक है, दिमाग भी अच्छा होता है ना, चतुर चालाक, तभी सर्कस में यूज करते हैं। चतुर चालाक घोड़ा है ये आपका, चतुर चालाक। इसका यूज कहां होता है, सर्कस में, सर्कस के अंदर इसका यूज किया जाता है, मालानी नस्ल के घोड़े। आगे देखिए, ऊंट की कौन सी नस्ल में जिप्रा पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ना। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या खराई, कौन सी नस्ल के अंदर जिप्रा पाया जाता है? ऊंट की ऐसी नस्ल बताना है जिसमें जिप्रा पाया जाता है। ठीक है, गुड्डा मलानी इन बाड़मेर, बहुत बढ़िया। बताओ जी, जल्दी बताओ सारे। पूछा है ऊंट की कौन सी नस्ल में जिप्रा पाया जाता है? यह सिंधी और बलूची का संकरण है, और कौन सा है, बीकानेरी। ठीक है, सिंधी और सिंधी प्लस बलूची, बलूची का संकरण है ये। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना इसके साथ में, कि ये जो बीकानेरी नस्ल है इसके अंदर जिप्रा पाया जाता है। जिप्रा क्या होता है, कानों के बाहर, आंखों के बाहर काले इसके बाल होते हैं, उनको जिप्रा बोला जाता है। ठीक है, और ललाट इसका खड़ा ललाट होता है। ललाट की बात करें ना तो इसका ललाट जो है, ललाट जो है वो खड़ा होता है, खड़ा ललाट। इसको स्टॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं खड़े ललाट को। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। गहरा भूरा रंग, रंग कैसा होता है, गहरा भूरा रंग होता है। फिर से दोहरा क्लासेस पर आज अष्ट पूजा जो है, दुर्गा पूजा अष्टमी के अवसर पर 100 रुपए की आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है। अगर कूपन कोड आप DP100 यूज करते हो तो संपूर्ण कोर्स मात्र 499 में आपको मिलेगा। तो 1699 का कोर्स 499 में आपको मिल रहा है। इस मौके को चूकना मत। कोड है DP100। जब आप कोर्स परचेज करोगे तो वहां कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें DP100 लगा देना, 100 रुपए की आपको अतिरिक्त बचत मिल जाएगी। घोड़े पालन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? भाई घोड़े पालन में बताओ। बकरी पालन में प्रथम, आप सबको पता है। ऊंट पालन में प्रथम। घोड़े पालन के अंदर बताओ। गधों के मामले में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, यहां पर पूछा है घोड़े पालन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है। घोड़े की नस्लें कितनी है? NBAGR के अनुसार, NBAGR के अनुसार घोड़े की कुल 7 नस्लें हैं। ठीक है, घोड़े की कुल कितनी नस्लें हैं? 7 नस्लें हैं। ठीक है, और राजस्थान का पूछा है आपसे। ठीक है, अभी 0.34 जो मिलियन घोड़े राजस्थान के अंदर है। संख्या कितनी है? 0.34 मिलियन घोड़े हैं राजस्थान में। ठीक है, ये आंकड़ा कब का है? तो ये 2019 का है और 20वीं पशु गणना का है। ठीक है, 20वीं पशु गणना का है। स्थान पूछा राजस्थान का कौन सा है, तो कौन सा स्थान कर दोगे? तीसरा स्थान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन 3, यानी तीसरा स्थान राजस्थान का घोड़ों के मामले में है। लेकिन घोड़ों की संख्या में गिरावट बहुत अच्छी हुई है। पहले कितने घोड़े थे? अभी देखो 0.34% है। वहीं पर अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 के अंदर ये 0.38 मिलियन थे। ठीक है, अब इनके अंदर गिरावट कितनी हो गई? 10.85% की क्या हुई है? गिरावट। ठीक है, कमी कितनी हुई है? कमी की बात करें तो 10.85% की क्या हुई है? कमी दर्ज की गई है। 2012 की तुलना करवाकर आपसे पूछ लेगा सवाल, तो ये आंकड़े भी आपको जरूर साथ में याद रखना है। ठीक है, और याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। क्लास बढ़िया से देखा करो, डेली जुड़ा करो, सारी चीजें याद हो जाएगी। लटके हुए होठ ऊंट की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? ऐसा ऊंट या ऐसी नस्ल बतानी है ऊंट की जिसके होठ जो है वो लटके हुए होते हैं। ये एक अच्छी विशेषता है एक ऊंट की नस्ल की। ठीक है, तो कौन सी नस्ल है? और दूध उत्पादन बहुत अच्छा होता है, 4 से 6 लीटर दूध का उत्पादन होता है। मैं यहां पर दूध लिख देता हूं, ये भी साथ में याद रखना। दूध जो है वो 4 से लेकर 6 लीटर तक होता है इस नस्ल के। ठीक है, और ये ऐसी नस्ल है जिसके होठ जो होते हैं वो लटके हुए रहते हैं, ये इसकी विशेषता है।
रंग क्या होता है? भूरा होता है। मेवाड़ी नस्ल, अरे मेवाड़ी नस्ल बिल्कुल सही है। मेवाड़ी कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है मेवाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, विशेष तौर से उदयपुर क्षेत्र के अंदर, उदयपुर क्षेत्र के अंदर ये उदयपुर क्षेत्र में ये ऊंट जो है वो विशेष रूप से पाया जाता है। कृषि कार्यों के अंदर इसका उपयोग होता है। ठीक है, वो आपको पता ही है कि लगभग जो ऊंट की नस्लें हैं उनका कृषि कार्यों के अंदर ही उपयोग किया जाता है। दूध अच्छा वाला होता है, 4 से 6 लीटर तक इसका क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, बाहर ढोने में काम का है ये। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है भाई, कैसे नहीं आ रही है? बढ़ाओ आवाज। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताओ फटाफट। उनका कृषि कार्यों के अंदर। आवाज तो बढ़िया से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। चलो, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? एकदम सिंपल सा सवाल है, मुझे लगता है आप सब बता दोगे कि सर ये तो टोंक के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रजनन संस्थान अविका नगर कहां पर है? टोंक के अंदर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वीर्य एकत्रीकरण की विधि कौन सी है? इनमें से एक ऐसी विधि बताना है जो वीर्य एकत्रीकरण की विधि है, और मैंने ये आपको डिटेल से पढ़ा रखा, एकदम आसान भाषा में। चाहूंगा कि सारे के सारे लोग इसका एकदम सही जवाब दें। लिखो सारे, लिखो सारे फटाफट। इसका क्या होगा? लिखिए सारे। ये सबको आना चाहिए सवाल, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीर्य एकत्रीकरण की विधि कौन सी है? देखो, पहला है मसाज करके, विद्युत झटका द्वारा, और कृत्रिम वेजाइना। तो ऑप्शन क्या करोगे? 4। यानी उपरोक्त सभी के द्वारा जो है क्या किया जाता है? वीर्य एकत्रीकरण किया जाता है। जो नर पशु होता है उसके मसाज के द्वारा जो है उसके अंडकोश से वीर्य निकाला जाता है, फिर उसका एकत्रीकरण किया जाता है। विद्युत झटके देकर भी जो है, जो गुद्दा होता है नर पशु का, उससे भी वीर्य एकत्रीकरण होता है। और कृत्रिम वेजाइना के द्वारा एक डमी जो है मादा पशु 45 डिग्री के कोण पर जो है रखा जाता है, और उससे जो कृत्रिम वेजाइना उसके माध्यम से वीर्य एकत्रीकरण किया जाता है। तो तीनों की तीनों क्या है? वीर्य एकत्रीकरण की विधियां है। तो ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। भारत में सर्वप्रथम 1939 के अंदर, 39 है, कुछ बच्चे 37 बोल रहे हैं, 37 नहीं 39 है, 39 याद रखना है। 1939 में कृत्रिम गर्भाशय किस डॉक्टर के द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। कृत्रिम गर्भाधान जो है वो 1939 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कहां पर किया गया था? मैसूर पैलेस में। ठीक है, मैसूर पैलेस के अंदर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है पहली बार। ठीक है सर, प्लीज वॉइस ठीक करिए प्लीज। अरे यार, वॉइस तो एकदम ठीक है, देखो मैं सुना देता हूँ। के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। कृत्रिम गर्भाधान जो है, अब आप कमेंट मत करो वरना मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अब मत करना कमेंट, आवाज एकदम बढ़िया है। इसका बताओ क्या करोगे? संपत कुमार, डॉक्टर कौन हो जाएगा? डॉक्टर संपत कुमार हो जाएगा। शाम सुंदर मत कर देना। डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया था, गोवंश के अंदर किया था। ठीक है, गोवंश के अंदर। और कहां पर किया था? मैसूर पैलेस के अंदर किया था। आगे देखिए, 1 ml सीमन में कितने स्ट्रॉ बनते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा सारे लोगों का कमेंट देखना। ठीक है, अब सारे के सारे लिखो कि कितने स्ट्रॉ बनते हैं। 1 ml सीमन से कितने स्ट्रॉ बनाया जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 स्ट्रॉ के अंदर कितने जो है आपके शुक्राणु होते हैं, यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है। शुक्राणु भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन क्या करोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 ml सीमन से कितने स्ट्रो जो है वो बनाए जा सकते हैं? अधिकतम 4 स्ट्रो बनाए जा सकते हैं। वेरी गुड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जो एक स्ट्रो होती है ना, एक स्ट्रो जो होती है ना, एक स्ट्रो के अंदर कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं, ये किस किस को पता है? बताया हुआ है मेरा। आवाज सही आ रही है, मुझे पता है, मैं क्लास का मॉनिटर हूं। चलो ठीक है भाई, मॉनिटरिंग करते रहो। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? 30 मिलियन। अरे 30 मिलियन होगा, 30 मिलियन। 30 मिलियन तो 30 मिलियन तो बहुत अधिक संख्या होती है भाई।
कृत्रिम गर्भाधान के लिए 30 मिलियन जो है ना वो सफिशियंट होते हैं। 30 मिलियन एक स्ट्रा में शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रो से ही कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है एक पशु में, ठीक है। तो इससे सफिशियंट 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं जिससे गर्भाधान हो जाता है। तो 1 ml सीमन भी बहुत ज्यादा क्या होता है? कीमती होता है वैसे देखा जाए तो। और 4 स्ट्रो इससे बन जाते हैं। स्ट्रो का मतलब क्या होता है? जो गन होती है ना उसको बोलते हैं, गन भरते हैं ना उसको। हिमसितित वीर्य को सामान्य तापमान पर लाने की विधि को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमसितित वीर्य, वीर्य को आप सबको पता है तरल नत्रजन जो बर्तन होता है, जो जिसको आप ढोलकी कहते हो, उसके अंदर रखा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड जो है, लिक्विड फास्फोरस भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो वीर्य होता है वो जमा हुआ रहता है। अब जमा हुआ जो वीर्य होता है उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाने से पहले सामान्य टेम्परेचर पर लाया जाता है। सामान्य टेम्परेचर पर लाने का मतलब है 37 डिग्री 39 डिग्री टेम्परेचर पर उसको लाया जाता है। तो उस विधि को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थाविंग या थाइंग विधि। थाइंग भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है। थाविंग या थाइंग विधि जो है बोला जाता है। और 30 सेकंड के लिए वीर्य को रखा जाता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस जो कि क्या रूम टेम्परेचर होता है। कितनी सेकंड रखा जाता है? 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। किसमें? जल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जल के अंदर रखा जाता है जिससे वीर्य जो होता है वो सामान्य तापमान पर आ जाता है। इसके बाद में स्ट्रो को भरी जाती है और स्ट्रो को भर के जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, विनीता, बिट्टू, अभी आप सब एकदम बढ़िया से उत्तर दे रहे हो। मजा आ रहा ना क्लास में? प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? अब ये मुझे बता दो आप में से किस किस ने पढ़ा है, आप में से किस किस ने पढ़ा है, क्योंकि ये मैंने आपको बता रखा, पढ़ा रखा, ठीक है। आप में से बता दो, ये एकदम अलग सवाल है, अभी तक मुझे लगता है आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पूछा गया? प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रायोगिक परियोजना जो है वो शुरू की गई कृत्रिम गर्भाधान को लेकर बहुत सारे स्टेट के अंदर, ठीक है। बहुत सारे स्टेट के अंदर ये शुरू की गई थी। और ये जो योजना है, इस परियोजना के द्वारा जो है अलग अलग शोध संस्थान जो है वो खोले गए, ठीक है। 1942 के अंदर, कब की बात है? 1942 के अंदर। ये 1942 में योजना शुरू की गई थी और शोध संस्थान इसके द्वारा खोले गए। विशेष तौर से कृत्रिम गर्भाधान को लेकर भी इसमें ध्यान दिया गया। डॉक्टर भट्टाचार्य जो है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पशु प्रजनन की कौन सी एक विधि नहीं है? पशु प्रजनन की विधि कौन सी नहीं है? उन्नयन विधि, संकरण विधि, मिश्रित विधि या चयन विधि। एक ऐसी विधि जो पशु प्रजनन की है ही नहीं, वो आपको बताना है। नहीं, इसमें डॉक्टर संपत कुमार नहीं होगा, डॉक्टर भट्टाचार्य होगा, जिन्होंने ये परियोजना जो है, शोध संस्थान ओपन करने की परियोजना जो है, प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है लेबोरेटरीज शुरू की गई थी अलग अलग जगह पर, ठीक है। सर जी ये सब पढ़ाया था ना, 15 क्लासें हो गई, कोई क्लास मिस करी होगी आपने। कौन सी विधि है नहीं ये बताना आपको। अरे ये पढ़ाया था, उन्नयन विधि है, संकरण विधि भी है, ये तो आपके अलग से टॉपिक दिया हुआ है। चयन विधि भी है, लेकिन मिश्रित विधि नहीं है। ऑप्शन क्या कर दोगे? 3, ये विधि नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों विधियां क्या है? पशु प्रजनन की होती है, ठीक है। ये तीनों विधियां पशु प्रजनन की होती है। चलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए 100 रुपए की जो अतिरिक्त छूट है वो आपको मिल रही है। अगर आप आज ये पशु परिचर का संपूर्ण बैच खरीदते हो तो 499 में आपको मिलेगा। पहले इसकी प्राइस कितनी थी? 1699, फिर अभी 599 इसकी प्राइस चल रही है। इसके ऊपर भी 100 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप कूपन DP100 यूज करके कोर्स लेते हो तो 100 रुपए की बचत कर लो। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए अवसर है। अगला सवाल देखिए, गोवंश को गाभिन करवाने का सही समय कौन सा होता है? भाई गाभिन करवाने के लिए, गोवंश को गाभिन करवाने के लिए उचित समय कौन सा माना जाता है? पहली ब्यात के बाद में। पहली ब्यात के बाद में कब उसको जो है गाभिन करवाना चाहिए, ये आपका सवाल है, ठीक है। बताइए फटाफट। बी पार्ट में कुछ अच्छे से याद नहीं, बार बार पढ़ने पर भी कुछ बताएं सर, कैसे याद करें? बी पार्ट की कोई टेंशन मत लो, अगर आप दोहरा क्लासेस पर तैयारी कर रहे हो ना, सारा कुछ याद हो जाएगा।
क्योंकि बेहतरीन लगातार क्लासें होगी और लगातार क्लासें होगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और इतने इंपॉर्टेंट जो सवाल बनेंगे वो सारे आपको 2 से 3 बार करवाएंगे, रिवीजन भी बेहतरीन हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू जो है तैयारी करते रहो और कंटिन्यू आप क्लासेस देखते रहो, ठीक है। सुमी जाट बता दिया है। ऑप्शन क्या करोगे, 12 से 14 माह करना है। ऑप्शन क्या होगा, 12 से 14 सप्ताह मत कर देना, 12 से 14 माह आपको करना है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा 3, यानी पहले बांध के 12 से 14 माह के बाद में जो है गोवंश को गाभिन करवा देना चाहिए, क्योंकि ये उचित समय होता है। अगला है पशुओं में गर्भाधान की कितनी विधियां प्रचलित है। इसका तो सारे बताओगे कि कितनी विधियां हैं और विधियों के नाम क्या क्या है, ये भी आपको साथ में बताना है, ये भी आपको साथ में बताना है, ठीक है। सर आप सहकारी बैंक की तैयारी करवाओगे क्या? सहकारी बैंक को लेकर अलग सेशन में हम बात करेंगे, अभी हम पशु परिचर की क्लास में हैं तो इसी की बात करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार सभी के सभी साथी जो है ना सेशन को जरूर शेयर कर दें। जिस जिस साथी को मजा आ रहा है सेशन देखने में, बढ़िया तैयारी हो रही है, वो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। आप लोगों ने कहा कि सर बड़ा एक टेस्ट रख दो, 15 क्लासें हो गई है और टेस्ट के अंदर एक बार देख लेते हैं कैसा कुछ चल रहा है। तो आज आपके लिए, आप इसको मॉडल पेपर 1 कह सकते हो, इसका टेस्ट कह सकते हो, जितना भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, कितनी विधियां हैं जी? 2 विधियां हैं, ठीक है, वेजाइनल और रेक्टोविजाइनल। कौन कौन सी विधियां हैं? वेजाइनल विधि, और दूसरी विधि कौन सी है जो सबसे ज्यादा अब काम में ली जाती है? रेक्टोविजाइनल, रेक्टोविजाइनल विधि। ये 2 विधियां किसकी है? ये 2 विधियां हैं आपकी गर्भाधान करवाने की, पशुओं में गर्भाधान करवाने की, विजाइनल और रेक्टोविजाइनल विधि, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान की दोनों विधियां हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आगे देखिए अगला सवाल, कृत्रिम गर्भाधान की किस विधि में कृत्रिम गर्भाधान गन के द्वारा वीर्य मादा की योनि में छोड़ा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसी विधि बताओ जिसमें गर्भाधान गन के माध्यम से जो वीर्य है वो मादा के अंदर छोड़ा जाता है, पहुंचाया जाता है। कौन सी विधि के अंदर ऐसा किया जाता है? लिखो, सारे के सारे लिखो, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि इसको बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। मंजू, क्रिस, मोनू, सत्यवान, मुकेश, बच्चन, सर आप बहुत अच्छे हो, अच्छा ठीक है। कौन सी विधि के द्वारा? रेक्टोविजाइनल विधि के द्वारा क्या किया जाता है? रेक्टोविजाइनल विधि के द्वारा जो है कृत्रिम गन के माध्यम से जो वीर्य है वो मादा की योनि के अंदर पहुंचाया जाता है। इस विधि के अंदर एक हाथ जो है वो गुद्दे में डाला जाता है और उसके बाद में जो है गन के माध्यम से, गन जो है योनि के माध्यम से प्रवेश करवाई जाती है और जो आपका वीर्य है वो मादा की योनि तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान होता है। अगला सवाल देखिए, कृत्रिम गर्भाधान गन की लंबाई कितनी होती है? जो कृत्रिम गर्भाधान की गन होती है, स्ट्रॉ होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई आपसे पूछिए, आपने पढ़ा होगा, अगर ध्यान दिया है मेरी क्लास में तो मैंने आपको ये डिटेल से बताया है। बताओ क्या होगा सही उत्तर? सारे लिखो। ऑप्शन कह रहे हो बी, बी में कितना दिया है? 12 से 15 गलत है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 18 से 20 इंच इसकी लंबाई होती है, 18 से 20 इंच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। जो लंबाई होती है इस गन की, जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? इस गन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? ये जो गन होती है इसकी लंबाई होती है आपकी कितनी? 18 से लेकर 20 इंच होती है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, एकीकृत वीर्य को किस बर्तन के अंदर रखा जाता है? भाई जो वीर्य संरक्षण किया जाता है, एकीकृत जो वीर्य होता है उसको पूछा गया है कि किस बर्तन के अंदर रखा जाता है। बर्तन आपको बताना है कौन से बर्तन के अंदर रखा जाता है जिससे कि वो संरक्षित और सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है, इधर उधर कहीं भी उसको ले जाया जा सकता है। फ्रिज के अंदर रखा जाता है, बोतल में रखा जाता है, तरल नत्रजन में रखा जाता है या सरल ठोस नत्रजन में रखा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सुमित जाट, बी पार्ट में कुछ याद नहीं रहता, सब याद रह जाएगा, ठीक है। सर जी मैं मालपुरा से हूं, स्वागत है मालपुरा वालों का। इसका बताइए, एकीकृत वीर्य को किस बर्तन के अंदर रखा जाता है? तरल नत्रजन के अंदर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तरल नत्रजन के अंदर रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन, एलन,
लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। इसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस के अंदर, यानी एकदम ठंडा रहता है, फ्रिज्ड रहता है, सुरक्षित रहता है, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए अगला सवाल, वीर्य को संरक्षित रखने के लिए उसे तरल नत्रजन में रखा जाता है। ये हमने देख लिया किसमें रखा जाता है, तरल नत्रजन के अंदर रखा जाता है। तरल नत्रजन क्या होता है, एक इस प्रकार की क्या होती है, एक इस प्रकार की एक बोतल सी होती है, ठीक है, जिसको आप ढोलकी कहते हो। ठीक है, इसके अंदर जो है लिक्विड नाइट्रोजन भरी हुई होती है। इसके अंदर जो है इस प्रकार की जो पाइप्स वगैरह लगी हुई होती है, इनके अंदर जो वीर्य है वो आपका रखा जाता है। ठीक है, 4 स्ट्रो 1 ml से बनती है। ठीक है, यहां पर पूछा जाता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जो तरल नाइट्रोजन होती है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है। तो टेम्परेचर अभी हमने बात करी 196 डिग्री रहता है, 196 -196 डिग्री याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन क्या कर दोगे, -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। अधिकतर पशुओं के वीर्य का पीएच मान बताना है। भाई अधिकतर जो पशु होते हैं उनके वीर्य का पीएच मान जो है वो कितना रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सत्यवान कहां आ गई, कृष, आरती, राज, अखिल, विनीता, बताओ फटाफट सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि अधिकतर पशुओं के अंदर वीर्य का जो पीएच मान है वो कितना रहता है, ये आपको बताना। लिखिए, एक बार मैं लाइव चैट को चेक कर लेता हूं। अधिकांश जो पशु होते हैं ना, उनका वीर्य का पीएच आपसे पूछा है कि कितना रहता है, और पीएच को नियमित रखने के लिए सिट्रेट साल्ट का यूज किया जाता है। सही उत्तर क्या करोगे इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 6.8 अम्लीय होता है। कितना होता है, 6.8 अम्लीय होता है। ठीक है, यूज किसका किया जाता है, सिट्रेट साल्ट का यूज किया जाता है, सिट्रेट साल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको नियमित बनाए रखने के लिए, यानी इसका जो पीएच मान है उसको नियमित रखने के लिए। ठीक है, ये भी लिख लो, पीएच मान को नियमित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसके अंदर रखने के लिए यूज किया जाता है, सिट्रेट साल्ट का यूज किया जाता है। अधिकांश पशुओं में 6.8 अम्लीय वीर्य होता है, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जैसे घोड़ा, मुर्गा और सुअर। घोड़ा, मुर्गा और सुअर जो होता है ना, ये याद रखना, घोड़ा, मुर्गा और सुअर के अंदर, घोड़ा, मुर्गा और सुअर, इनका जो वीर्य होता है ना, इनका मान 7.4 क्षारीय होता है। ठीक है, 7.4 क्षारीय होता है, ये याद रखना। बाकी जो अधिकतर पशु है उनके अंदर 6.8 अम्लीय जो वीर्य है उसका पीएच मान होता है। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, वीर्य को ठंडे आघात से बचाने का कार्य कौन करता है। ठंडे आघात से बचाने में कौन सा आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। इस प्रकार का सवाल आएगा, ऐसे सवाल ही गलत होने की संभावना रहेगी, बाकी तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। इस तरह के बेहतरीन जो सवाल है ना, वो आपको सारे करवा दिए जाएंगे। जितने भी धोरा क्लासेस पर नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर ले में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से कर ले, चाहे आप जो लिंक दिया है वहां से कर ले। ठीक है, बाकी मुझे लगता है टेलीग्राम चैनल से आप सब जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन करोगे 3, गिल्सिरोल। गिल्सिरोल से क्या होता है, वीर्य को ठंडे आघात से बचाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या कर दोगे, गिल्सिरोल कर दोगे। ऑप्शन क्या कर दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, गिल्सिरोल। ठीक है, ठंडे आघात से बचाने में यह सहायक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम भेड़ का क्लोन कौन था। प्रथम भेड़ का क्लोन आपको बताना है कि प्रथम भेड़ का क्लोन कौन था। गिर गाय का क्लोन भी पूछ लेगा, गिर गाय का था गंगा। घोड़े का पूछेगा, घोड़े का क्लोन कौन था। गिर गाय का क्या था, गंगा। घोड़े का पूछेगा तो क्या बताओगे, प्रोमेटिया। प्रोमेटिया। भैंस का पूछेगा तो क्या बताओगे, भैंस का क्लोन था समरूपा। क्या था, समरूपा। बकरी का कौन था, बकरी का था नूरी।
बकरी का क्या था? नूरी। और भेड़ का क्या था? डोली। भेड़ का डोली भेड़। ठीक है। ऊंट का याद रखना इंजाज है। ऊंट, ऊंट का क्लोन जो है प्रथम वो इंजाज, इंजाज है। ये क्लोन आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्लोन लिस्ट आपको याद रखनी है। यहां से एक सवाल तो पक्का आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए जी आगे देखिए अगला सवाल। भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? प्रथम पशु गणना जो है ना वो भारत में कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है सर, बच्चे आईडी देवे क्लास में तो कहीं कर ले, वहां पकड़ ले वहां के। अब लाइव क्लास में क्या कर सकते हैं बताओ, बताओ क्या पूछा? भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी, ये आपका सवाल है। गरिमा तो भैंस का है ना, लेटेस्ट गरिमा जो क्लोन है वो भैंस का है, लेटेस्ट क्लोन है गरिमा। गरिमा क्लोन किसका है? गरिमा क्लोन है भैंस का। ठीक है, प्रथम कब हुई थी गणना, ये आपसे पूछा गया। 1920 अगर कह रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920 में, 20-21 नहीं, 1920 के अंदर भारत के अंदर प्रथम जो है वो पशु गणना की गई थी। ठीक है जी, बिल्कुल विकास जोगी जी, ऐप पर राजस्थान कला संस्कृति भूगोल नए पैटर्न के आधार पर करवाई जा रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं, गलत, आप लाइव नहीं देखते हो क्लास को। राजस्थान का नया जी के नाम से सब्जेक्ट है, उसके अंदर देखो। जो बच्चे ऐप पर नए जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है दोहरा क्लासेस पर, उसके अंदर राजस्थान का नया जीके, राजस्थान का नया जीके एक सब्जेक्ट चल रहा है, नया जीके। इसके अंदर जो है नए जिलों के अनुसार, नए जिलों के अनुसार जो लाइव क्लास है वो आपकी रोजाना चल रही है, नए जिलों के अनुसार। ठीक है, ठीक है, अभी जाकर चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पूछा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंदर पहली पशु गणना कब हुई थी, और यह पशु गणना कौन सी थी? ये 7वीं पशु गणना थी। और ये कब हुई थी? 1951 के अंदर। ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन 3 कर दोगे सर। 1951 के अंदर 7वीं पशु गणना करी गई थी। ठीक है, वेरी गुड, 7वीं। आगे देखिए अगला सवाल। राजस्थान में किस विभाग के द्वारा पशु गणना का कार्य करवाया जाता है? राजस्थान का कौन सा विभाग है जो पशु गणना का जिम्मा उठाता है? राजस्थान का विभाग बताना है। अरे ऐसे मत बोलो, उठपटांग बोल रहे हो ना। डिजिटल, बिल्कुल 19 वाली डिजिटल है, 20वीं पशु गणना, डिजिटल पशु गणना। ठीक है, इसका बताइए क्या करोगे? ऑप्शन क्या होगा? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग कहां पर है? अजमेर में। अजमेर। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1949 को अजमेर के अंदर राजस्व विभाग के द्वारा क्या करवाया जाता है? कार्य करवाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितने पशुधन है, ये आपको बताना है। कुल कितने पशुधन है राजस्थान का पूछा, भारत का नहीं पूछा। भारत में तो कितने हैं? करोड़ों में पूछे तो 53.57 करोड़। ठीक है, भारत में कितना है? भारत में 53.57 करोड़। ये भारत के अंदर है 20वीं पशु गणना के अनुसार। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे तो राजस्थान का पूछा है, तो 5.77 करोड़, 5.77 करोड़। ठीक है, यानी 57.7 मिलियन हो जाएगा। मिलियन में कितना हो जाएगा? 57.7 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन क्या कर दोगे? 2 ऑप्शन 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पशुपालन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पशुपालन के मामले में स्थान पूछा है, बताओ कौन सा स्थान हो जाएगा?
वेरी गुड। ऑप्शन क्या कर दोगे? राजस्थान का दूसरा है। पहला किसका है सर? पहला किसका है? पहला यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा किसका है? राजस्थान का है। राजस्थान में पशु कितने हैं? अभी तो बात करी थी 57.7 मिलियन। ठीक है, हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा चेक कर लो। ये 20वीं नहीं बल्कि 19वीं पशु गणना के अनुसार है। 19वीं पशु गणना के अनुसार है 5.77 करोड़। और 20वीं के अनुसार आपसे पूछे तो 56.8, या 20वीं के अनुसार पूछे तो 5.68 करोड़। ठीक है, ये 20वीं के अनुसार। थोड़ा ये फैक्ट वापस से देख लेना, ये जल्दी में आपको बता दिया, इसको ठीक कर लेना। 56.8 तो मिलियन है और 5.68 करोड़ है। ये 20वीं गणना के अनुसार है और ये 19वीं गणना के अनुसार कितना है? 5.77 है। ठीक है, और 5.68 करोड़ के साथ में 5.68 करोड़ पशुधन के साथ में राजस्थान का क्या है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखो। फिर से 100 रुपए की महाबचत आप करो कूपन DP100 यूज करके। आप जो पूरा कोर्स है पार्ट ए बी संपूर्ण नया जीके सब कुछ 499 में आप ले सकते हो। तो 1699 की जगह मात्र 499 में। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आगे देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा है 2012 की पशु गणना के तुलना में 2019 की पशु गणना में गोवंश में कितनी वृद्धि हुई है? खाली गोवंश का पूछा, बताओ गोवंश के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। लिखो फटाफट। 2012 में 13.3 मिलियन। 2012 के अंदर 13.3 मिलियन थी। 2019 के अंदर 13.9 मिलियन हो गई। तो हुई क्या है? वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है ये आपसे पूछा है। कितनी हुई है बताओ फटाफट। 4.41 अगर लिख रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 4.41% की क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है गोवंश के मामले में। ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्रिश, गलत लिख रहे हो। 3 नहीं बल्कि 4.41 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन कर दोगे 3। ठीक है, 4.1 देखो ये कंफ्यूज करेगा। 11, 4.11, 3.41 ये उल्टे पुल्टे करके देगा, कंफ्यूज करेगा। 4.41% की गोवंश में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी है। 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या में बकरियों की जो संख्या है वो आपको बतानी है। 3.81 बकरियों के अंदर वृद्धि हुई है। बकरियों में वृद्धि जो है ना वो 3.81 हुई है। सॉरी, कमी हुई है ना। कमी कितनी हुई है? 3.81% की कमी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है 2019 का। तो 2012 के अंदर जो 19वीं पशु गणना हुई थी उसके अंदर बकरियां कितनी थी? 21.67। वेरी गुड, 21.67। और अब कितनी बची? 20.84। ये क्या है? आंकड़े मिलियन के अंदर है। तो मिलियन में 20.84 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राजस्थान के अंदर बाड़मेर जो है वो प्रथम स्थान पर है और धौलपुर सबसे कम में। 2012 की पशु गणना की तुलना में 2019 में कौन से पशुधन में सर्वाधिक कमी हुई है? सर्वाधिक कमी बताना है। अब ये देखूंगा कि मैं कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं इसका। ठीक है, कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं लिखो सारे। लिखो सारे। सर हमें तो याद नहीं है, ये हो जाएगा। भावी अध्यापिका विजय गुज्जर, याद हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, क्या पूछा गया है? सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? नहीं, गलत बोल रहे हो। सर्वाधिक कमी हुई है बिल्कुल गधे के अंदर हुई है। गधों में सर्वाधिक कमी हुई है। देखो गधे जो थे ना वो 2012 के अंदर 0.81 मिलियन थे
जो 2019 के अंदर कितने बचे, 0.23 मिलियन बचे, 0.23। इस प्रकार से जो कमी है वो सर्वाधिक कितनी हुई है, 71% की, ठीक है, 71% की कमी इसमें दर्ज करी गई है, ठीक है। गधों के मामले में अभी भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। स्थान पूछे तो कौन सा है, स्थान पूछे तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रथम स्थान पर है, ठीक है। हाँ, 3-1 कमी, वेरी गुड। आगे देखिए, 2019 की पशु गणना के अनुसार बकरी पालन में कौन सा जिला अग्रणी है। बकरी पालन के अंदर अग्रणी जिला आपको बताना है। बकरी पालन में अग्रणी जिला कौन सा हो जाएगा, बताओ सारे। बकरी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, कोनी पढ़े सर जी, कौन पढ़े सर, मेरा तो उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा नहीं, सुल्टा रखो, आप सीधा रखो, है ना। क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाड़मेर। देखो सर्वाधिक के मामले में बाड़मेर है। कम की बात करें तो कम जो है, सबसे कम बकरी पालन कहां पर है जी, धौलपुर के अंदर है। कहां पर है, धौलपुर के अंदर जो है सबसे कम बकरी पालन। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो सर्वाधिक क्या, बकरियां, आप सबको पता है। बकरियों के मामले में कौन आगे है, बाड़मेर। तो सर्वाधिक पशुधन के मामले में कौन आगे हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। भेड़ बकरी के मामले में बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बात समझ आ गई। सबसे कम धौलपुर। आगे बढ़िए, आगे है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। ऊंट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। लेकिन ऊंट सर्वाधिक पाए कहां पर जाते हैं, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है। ऊंट प्रजनन के अंदर कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। लेकिन पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि सर्वाधिक ऊंट कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो जैसलमेर के अंदर। ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध कहां के हैं, तो जैसलमेर के नाचना के ऊंट, ठीक है। जैसलमेर नाचना गांव, नाचना क्षेत्र के जो ऊंट है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, नाचने के लिए भी और दौड़ने के लिए भी। राजस्थान की किस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है। सबसे कम भेड़ पालन राजस्थान में कहां पर होता है, भेड़ें सबसे कम कहां पर पाई जाती है, ये बताओ, मजा आएगा। सुनीता, आसाराम, लोकेश, सत्यवान, जाटनी, रोहित, सुनीता, अखिल, विकास, नाचना गांव, ठीक है। जैसलमेर बिल्कुल सही है। इसका बताओ कि राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम भेड़ें जो है पाई जाती है। बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें धौलपुर करोगे ना तो एकदम गलत हो जाएगा, खट्टा गलत हो जाओगे, ठीक है। क्या करोगे इसमें, प्रतापगढ़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर प्रतापगढ़ लिख रहे हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रतापगढ़ में सबसे कम भेड़ें जो है वो पाई जाती है। आगे देखिए, 2012 की पशु गणना की तुलना में 2019 की पशु गणना में ऊंटों में कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। ऊंटों के अंदर कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, 2012 की तुलना 2019 से करवा के आपको बताना है कि ऊंटों की संख्या में कितनी गिरावट हुई है। 2012 में 3.26 मिलियन ऊंट थे। अब 2019 के अंदर कितने बचे, 2.23 मिलियन ऊंट बचे। कितने, 2.23 मिलियन, सॉरी 13 मिलियन ऊंट बचे। अब इसमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, मतलब कमी हुई है। कमी आपको बताना है कि ऊंटों के अंदर कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 13, 10, 34 और 44 के आंकड़े आपको दिए गए हैं। 34.69 अगर लिख रहे हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 34.69 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 34.69% की क्या हुई है, ऊंटों के मामले में कमी हुई है। जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। अगला सवाल है, घोड़ा पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। घोड़ा पालन के अंदर बताना राजस्थान में कौन सा स्थान है। घोड़ा पालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है और घोड़ों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ये दो बातें आपको बतानी, कमी भी साथ में लिखनी है, ठीक है। घोड़े कितने थे पहले 2012 में, 2012 में थे 3.38, फिर 2019 के अंदर 3.34 मिलियन में। तो कमी कितनी हुई बताना है,
और स्थान कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। कमी 10.85%, शायद ये सवाल पहले कर लिया था ना 85। और स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान, वेरी गुड। थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान। कितने नंबर पे आता है, थर्ड पे आता है, वेरी गुड। कमी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आरती सोनी। आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है, कौन से विकल्प के अनुसार राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। अब बताओ जरा, इसमें मजा आएगा, ध्यान से देख के उत्तर आपको देना है, ठीक है। ध्यान से देखकर उत्तर देना है आपको। क्या बोला गया, कौन से विकल्प के अनुसार राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान वाला विकल्प आपको बताना है। ना जी ना, भैंस नहीं होगा, ऊंट, गधा और बकरी, इन तीनों के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन डी कह रहे हो तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ऊंट, गधा और बकरी पालन के मामले में, इन तीनों के मामले में राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार के सवाल गलत हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इनको पढ़ना है। नर पशु का तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना क्या कहलाता है। भाई नर जो पशु होता है उसको तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना क्या कहलाता है। नासीकरण, वसीकरण, बधियाकरण या बांझकरण, क्या बोला जाता है। लिखो, सारे लिखो, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपसे पूछा गया है कि तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना पशुओं का क्या कहलाता है। अरे बधियाकरण कहलाता है। ऑप्शन क्या करोगे, 3 करना है, ऑप्शन 3 करना है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए। बधियाकरण की कितनी विधियां हैं, कितनी विधियां बधियाकरण की प्रचलित है ये आपको बताना है, ठीक है। कितनी विधियां प्रचलित है ये आपको बताना है। नंबर 1 विधि कौन सी हो जाएगी, शल्य चिकित्सा विधि, ठीक है। शल्य चिकित्सा विधि, शल्य चिकित्सा नंबर 1 पर हो जाएगी। 2 नंबर पर हो जाएगी बर्डिजो कास्ट्रेटर, बर्डिजो कास्ट्रेटर। नंबर 3 पे हो जाएगी रबड़ का छल्ला, रबड़ का छल्ला लगाकर। चौथी है नहीं तो ऑप्शन क्या कर दोगे, ऑप्शन कर दोगे 3 का 3, यानी ये 3 विधियां, शल्य चिकित्सा, बर्डिजो कास्ट्रेटर और रबड़ का छल्ला लगाकर बधियाकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से बधियाकरण की विधि में शामिल है, शामिल कौन है ये बताना है। शल्य चिकित्सा विधि, बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि, छल्ला विधि या उपरोक्त सभी। अब ये तो मुझे लगता है आपको लड्डू टाइप का सवाल मिल गया, कौन गलत करेगा बताओ जल्दी। ये तो आप आराम से कर लोगे, कहोगे सर ऑप्शन 4 यानी सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी कर देंगे, इसके अंदर उपरोक्त सभी कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पाडा या बाछा में बधियाकरण की सही उम्र होती है। पाडा और बाछा के अंदर बधियाकरण की सही उम्र होती है। देखो जब रबड़ का छल्ला लगाया जाता है ना, रबड़ का छल्ला ये छोटे पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो उम्र है वो सबसे कम रहती है। लेकिन यहां पूछा कि पाडा और बाछा जो होते हैं उनके अंदर सही उम्र कौन सी होती है बधियाकरण करने की। 2 से लेकर 4 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष, 4 से लेकर 6 माह, 6 से लेकर 12 माह। बताओ ऑप्शन क्या करोगे। बाछा और पाडा में बधियाकरण की सही उम्र पूछी है, ये होती है 6 से लेकर 12 माह। 6 से लेकर 12 माह के बीच में ही बधियाकरण कर देना चाहिए, ठीक है। और बर्डिजो कास्ट्रेटर जो यंत्र होता है उसके माध्यम से जब बधियाकरण किया जाता है तो नर पशु के खून नहीं आता है और इस समय पर जो होता है आसानी से हो जाता है बधियाकरण। जब 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच एक साथ प्रजनन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। अलग अलग प्रजातियों में अगर क्या किया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, तो उस प्रजनन को क्या बोला जाएगा, संक्रमण प्रजनन, संकर प्रजनन, विजातीय प्रजनन या समाजी प्रजनन। लिखो भाई, फिर तो मुझे ट्यूशन लेनी पड़ेगी। देखो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका लिखो आप, है ना, बाकी बातें बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या करोगे, संकर प्रजनन कह रहे हो तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। अलग अलग प्रजातियों में जब प्रजनन किया जाता है तो संकर प्रजनन होता है। अंतः प्रजनन में कितनी पीढ़ियों तक नस्लों में संगम करवाया जाता है। जो अंतः प्रजनन क्रिया होती है उसमें कितनी पीढ़ियों तक जो है पशुओं के अंदर, नस्लों के अंदर जो संगम है वो करवाया जाता है, ये आपसे पूछा है।
विकास जोगी, इसका उत्तर बताओ। 2 से 3 पीढ़ियां, 4 से 6 पीढ़ियां, 6 से 8 या 8 से 10 पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियों तक संगम करवाया जाता है? चलो जी, सही उत्तर क्या लिखोगे जी? ऑप्शन क्या करोगे? 4 से 6 पीढ़ियां हो जाएगा। 4 से 6 पीढ़ियों तक क्या किया जाता है? नस्लों का संगम किया जाता है अंतः प्रजनन के अंदर। ठीक है, ये